नमस्कार। भारत की इकोनॉमी भाई जबरदस्त रफ्तार से भाग रही है। तो आज हम इन्हीं बड़ी बड़ी खबरों के पीछे के आंकड़ों में झांकेंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की पूरी कहानी सुना रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत की इकोनॉमी को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। चलिए पता लगाते हैं और कुछ ऐसे आंकड़ों को देखते हैं जो शायद चौंकाने वाले हों। तो इसे समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत की इकोनॉमिक रफ्तार, फिर डिजिटल क्रांति की ताकत को समझेंगे। इसके बाद बैंकिंग में क्या नया हो रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े मूव्स क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य का रास्ता कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की इकोनॉमिक मोमेंटम। देखिए, किसी भी देश की कहानी को समझना होना तो सबसे पहले उसकी आर्थिक नींव को देखना बहुत जरूरी होता है। सोचिए जरा, $4 ट्रिलियन। हाल ही में भारत के शेयर बाजार ने पहली बार इस आंकड़े को पार किया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का एक मजबूत संकेत है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा भारतीय कंपनियों पर कितना बढ़ गया है। अच्छा, सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ भी काफी मजबूत दिख रही है। जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब किसी भी बाहरी झटके से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच। शहरी बेरोजगारी और महंगाई भी कंट्रोल में है। और एक और दिलचस्प बात, पूरी दुनिया के मार्केट कैप में अब भारत का हिस्सा 4% हो गया है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे बड़ा बदलाव ला रही है, और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। ये कोई ऐसी वैसी क्रांति नहीं है। इसने सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पैसे के लेन देन और बिजनेस करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो यूपीआई के जरिए एक महीने में ट्रांजैक्ट हुई है। ये दिखाता है कि कैसे करोड़ों लोग, मतलब चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक, अब डिजिटल पेमेंट अपना चुके हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव है। और हाँ, कहानी सिर्फ यूपीआई तक ही सीमित नहीं है। अब तो रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रुपया भी ले आया है। हिताची ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम भी लॉन्च कर दिया है। सरकार की अपनी ई कॉमर्स पॉलिसी है, और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जैम, वो भी 3 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत डिजिटल इकोनॉमी की नींव तैयार कर रहे हैं। तो ये जो सारे आंकड़े हम देख रहे हैं, ये सब पुख्ता इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, और ये साफ साफ दिखाते हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है वो कितना गहरा और हर तरफ फैला हुआ है। और देखिए, ये डिजिटल क्रांति सिर्फ सॉफ्टवेयर या पेमेंट्स तक ही नहीं है, हार्डवेयर में भी एक बड़ा कमाल हुआ है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे बना भी रहे हैं। तो डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग के बाद चलिए अब रुख करते हैं बैंकिंग सेक्टर का। देखते हैं कि इस नए डिजिटल माहौल में हमारे बैंक्स कैसे खुद को बदल रहे हैं और क्या नए रास्ते बना रहे हैं। पहले क्या होता था, बैंकिंग मतलब ब्रांच जाना, लंबी लाइनों में लगना। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। एक तरफ थी पुरानी पारंपरिक बैंकिंग, और दूसरी तरफ है नई डिजिटल पहले, जैसे 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का शुरू होना। ये इस बात का सबूत है कि अब बैंकिंग खुद लोगों तक पहुंच रही है। और इस बदलाव की कमान कौन संभाल रहा है? हमारे बैंकिंग के बड़े खिलाड़ी। देखिए, एसबीआई देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। एचडीएफसी बैंक 2025 तक भारत का सबसे वैल्यूएबल बैंक बनने की राह पर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने तो इंडियन क्रिकेट टीम को ही स्पॉन्सर कर लिया है। और हमारी पुरानी और भरोसेमंद एलआईसी भी जीवन उत्सव जैसे नए प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन सर्विसेज ला रही है। अच्छा, इन सब चीजों के पीछे रेगुलेटर यानी आरबीआई का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है, जिससे इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस से A+ रेटिंग मिली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अब अस्पतालों और एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट की लिमिट भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बड़े पेमेंट्स भी आसान हो गए हैं। बैंकिंग की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कॉर्पोरेट इंडिया पर। यहां भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं और कंपनियां ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं। और जब कॉर्पोरेट इंडिया की बात हो तो इन 2 दिग्गजों का जिक्र तो बनता है। एक तरफ टाटा ग्रुप, जो भारत का सबसे वैल्यूएबल ग्रुप बन गया है, और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सोचिए, क्या जबरदस्त स्केल है ये। और ये ग्रोथ सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है, ग्लोबल स्टेज पर भी भारत की धमक बढ़ रही है।
अमेरिका अब चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, और तो और अब यूए जैसे देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड भी शुरू हो गया है। ये सब दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी का एक कितना अहम खिलाड़ी बन चुका है। तो इतनी सारी उपलब्धियों के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता कैसा है, भविष्य में क्या लक्ष्य रखे गए हैं। चलिए आने वाले दशकों के विजन पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प रोड मैप है। देखिए, 2025 तक जेपे के पहले पेमेंट्स यूनिकॉर्न बनने का लक्ष्य है और एचडीएफसी बैंक के सबसे वैल्यूएबल बैंक बनने का। लेकिन नजरें और भी दूर हैं। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का लक्ष्य है और 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का। और अगर इन सभी लक्ष्यों को एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर है $20 ट्रिलियन। जी हां, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। ये आंकड़ा बताता है कि एम्बिशंस कितने बड़े हैं। तो हमने देखा कि बदलाव की रफ्तार कितनी तेज है और हर सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जाहिर है सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एक सवाल सोचना लाजमी है कि इस तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए मौके हमारे सामने आएंगे। इसी सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।